महिला पर्यवेक्षक 2021 की भर्ती के लिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो ला रही हूँ जो आप लोगों को अच्छी लगेगी और आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ये पोषण संदर्भिक एक मेरे पास बुक है और इस बुक को मैंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लिया है और ये उन लोग को फ्री में मिला था। सभी मतलब विभागों की तरफ से ये जारी होता है जिसे सभी जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं वहाँ इसको दिया जाता है। तो मैंने इसे लाया कि ताकि एक वीडियो भी बन जाए और खुद भी पढ़ सकूं। तो एक ये है पोषण संदर्भिक से रिलेटेड जिसमें बच्चों एवं महिलाओं के कुपोषण स्तर न्यूनतम लाने हेतु स्व सहायता समूह के उपयोग हेतु मार्गदर्शन, यानी इसमें स्व सहायता किस तरीके से महिलाओं एवं कुपोषण बच्चों का स्तर न्यूनतम यानी कि कम कर सके। कुपोषण है या महिलाओं में कुछ कमी होता है वो सारी चीज़ों को दूर कर सके। और ये है छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से। तो आइए इसे देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तरीके से महिलाएं बैठकर एक दूसरे को बताती है, प्लस जो भी स्व सहायता केंद्र की मैडम होती है वो सारे लोग इस तरीके से चर्चा करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे विषय सूची दिया है। प्रस्तावना, इसे भी पढ़ना ज़रूरी है कि प्रस्तावना यानी कि उसमें क्या क्या चीज़ें सही होती है, किस तरीके से इसे बताया जाता है। फिर सेकंड में पोषण से रिलेटेड, थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे संतुलित आहार, फोर्थ में पढ़ेंगे कुपोषण और फिफ्थ में कुपोषण दूर करने के उपाय। यह है एक विषय सूची। तो इसमें 5 विषय सूची बताया गया है। पोषण से रिलेटेड प्रस्तावना, तो आइए देखते हैं प्रस्तावना में क्या क्या लिखा है। छत्तीसगढ़ शासन में कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए वृहद स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार सर्वेक्षण 4 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 37.7% कुपोषण है। कितने कुपोषण है? 37.7% कुपोषण है। राज्य में कुपोषण की स्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार सर्वेक्षण 3 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार सर्वेक्षण 04 के दौरान लगभग 10 वर्षों में 10% की कमी आई है। पहले कितना प्रतिशत कुपोषण था? 37.7। फिर उसके बाद जब इसकी फिर गणना हुई तो 10% कमी आई। साथ ही बौनापन की स्थिति में 15.3% का सुधार हेतु हुए वर्तमान में 37.6% बौनापन व्याप्त है। वहीं कुपोषण के अलग अलग सूचकांक में विभिन्न योजनाओं से सकारात्मक सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ सूचकांक में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति अच्छी है, जैसे संस्थागत प्रसव की स्थिति में सुधार हुए हैं, परंतु 1 घंटे के भीतर शिशु को स्तनपान कराने की स्थिति में सुधार करवाना आवश्यक है। जब बच्चा पैदा होता है तो कहा जाता है कि माँ का दूध ही सबसे बेस्ट होता है जो 1 घंटे में बच्चों को दिया जाना चाहिए। और यहाँ पे जैसे कि बौनापन लिखा है कि पहले कितना प्रतिशत था बौनापन, यानी कि जिनकी हाइट कम होती है उसके बारे में बताया गया है। फिर आइए देखते हैं कुपोषण। कुपोषण मुक्त राज्य बनाने में व कुपोषण से संबंधित सूचकांकों में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न प्रयासों के साथ साथ जन समुदाय को जोड़ा जाना आवश्यक है। जन समुदाय को कुपोषण को न्यूनतम स्तर में लाए जाने के लिए जोड़ने हेतु स्व सहायता समूहों को भी बढ़ाकर
बढ़कर आगे आने होंगे एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में लोगों की प्रतिभागिता बढ़ाते हुए व्यवहार परिवर्तन के विभिन्न प्रयास किए जाने होंगे। स्व सहायता समूह सामाजिक परिवर्तन के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। कुपोषण दूर करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग व स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ स्व सहायता समूह की भी महती भूमिका रहती है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से स्व सहायता समूह कुपोषण दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान देते रहा है। समुदाय में जागरूकता लाना, स्वच्छता संबंधी कार्य करना एवं आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से वितरित होने वाले पोषण आहार बनाने में स्व सहायता समूह की भूमिका प्रशंसनीय एवं आवश्यक रही है। मतलब आजकल देखते हैं कि आंगनबाड़ी में बच्चों जो बच्चे वहाँ जाते हैं उनके लिए अनेक प्रकार के खाने का बनता है, प्लस जो गर्भवती महिलाएं रहती है वो भी जाके पूरा पोषण आहार लेती है। जो स्व सहायता समूह के सदस्य होते हैं वो ये सारी चीज़ें करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो और आगे देखते हैं। स्व सहायता समूह के माध्यम से कुपोषण को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए पुनः पोषण और कुपोषण पर अपनी समझ विकसित करते हुए कुपोषण दूर करने के उपाय किया जाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य में विभागीय अमले के साथ साथ स्व सहायता समूह को कुपोषण के विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से शामिल करते हुए कुपोषण पर उनकी समझ विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे महिलाओं एवं बच्चों को लक्षित करते हुए कुपोषण दूर करने के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। स्व सहायता समूह के माध्यम से कुपोषण की पहचान, एनीमिया की पहचान करते हुए बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं को कुपोषण से बाहर लाने का प्रयास करने के उद्देश्य से कुपोषण से संबंधित सरल भाषा में यह जानकारी तैयार की गई है। पोषण संदर्भिका के माध्यम से स्व सहायता समूह की महिलाओं को कुपोषण दूर करने हेतु अपनाए जाने वाले आवश्यक बिंदुओं का उल्लेख करते हुए अपेक्षित है कि स्व सहायता समूह को उल्लेखित जानकारी के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन करते हुए अपने क्षेत्र में व्यापक कुपोषण की दर में कमी लाने में अवश्य सफलता प्राप्त होगी। पोषण अभियान अंतर्गत कुपोषण को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए जन समुदाय को जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं एवं पोषण के पंचसूत्र के माध्यम से कुपोषण पर विजय लाने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए जा रहे हैं। पोषण के इन 5 सूत्रों को समझते व अपनाते हुए जन समुदाय के व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से कुपोषण को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए सभी स्व सहायता समूह में कृत संकल्पित होने की अपेक्षा है। यानी कि जन समुदाय को हम लोग को जागरूक करना है इसके अंतर्गत, जिससे कि कुपोषण में कमी आए। इसलिए ये पोषण अभियान चलाया जा रहा है और इसमें पोषण के पंचसूत्र के माध्यम से कुपोषण पर विजय पाने के लिए इसमें कितने सूत्र हैं? 5 सूत्र। अगर क्वेश्चन में आए कि कितने सूत्र हैं या फिर जैसे भी जिस भी प्रकार का, तो पोषण से रिलेटेड इसमें पंचसूत्र के माध्यम से विजय लाना है। इस तरीके से इसमें बताया गया है कि स्व सहायता समूह की महिलाएं किस तरीके से इसमें काम करेगी या लोगों तक इस बात को पहुंचाएगी, इस तरीके से इसमें बताया गया है।
अब आगे देखते हैं पोषण। प्रस्तावना पढ़ ली है, अब पोषण देखते हैं। देखिए फ्रेंड, मैं उतने अच्छे से तो समझा नहीं पाऊँगी, लेकिन इस बुक को मैं रीड करके ज़रूर बताऊँगी और जो मुझे समझ आएगा मैं उसको थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ठीक, तो पोषण से रिलेटेड देखते हैं। आइए पोषण पर अपनी समझ बनाएं कि पोषण किस तरीके से होता है। तो पोषण का अर्थ है किसी भी सजीव की समुचित देखभाल करते हुए उसके वृद्धि एवं विकास को पूरा करना। ठीक है। यह भी कहा जा सकता है कि शरीर को चलाने के लिए, विकास के लिए, ठीक है, शरीर को चलाने के लिए, विकास के लिए, गतिविधियों को पूरा करने के लिए पोषण आवश्यक होता है। पोषण मतलब जो हम लोग खान पान करते हैं। अब अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग को हेल्दी चीज़ें खाना पड़ता है। उसी तरीके से इसे बताया गया है कि हम लोग को क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और अच्छे से हम लोग किसी भी मतलब अच्छे से हम लोग खा पी सके और हमारा शरीर स्वस्थ रहे, किसी भी प्रकार का रोग ना हो। इस तरीके से इसमें बताया गया है कि पोषण में हम लोग को क्या क्या लेना चाहिए, आवश्यक होता है। सही पोषण से ही किसी भी जीव मनुष्य की वृद्धि होती है। सही चीज़ खाने से यानी हेल्दी चीज़ें खाने से मनुष्य के शरीर और जीव दोनों को वृद्धि होता है। ठीक है, वृद्धि एवं विकास की कल्पना की जा सकती है। पोषण में कमी होने से बहुत सी बीमारी होने की संभावना होती है। अगर अच्छे से आप खाओगे पियोगे नहीं तो जाहिर सी बात है कि बीमारी होगा ही। ठीक है, सही पोषण प्राप्त होने से ही स्वस्थ सजीव या स्वस्थ मनुष्य की कल्पना की जा सकती है। यानी कि अगर हम लोग सही तरीके से ही खाएंगे पिएंगे तभी हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि स्वस्थ सजीव हो सकते हैं और स्वस्थ मनुष्य हो सकता है। ठीक है, अब ये सेकंड बिंदु देखते हैं। वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा हम सभी भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं जैसे भोजन ग्रहण करना, पाचन करना, अवशोषण व उत्सर्जन करना में उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। ठीक है, खाना खाना, पाचन करना, अवशोषण उत्सर्जन करना, ये सभी का उपयोग करते हैं, उसे हम लोग पोषण कहते हैं। फिर है शरीर की दैनिक आवश्यकता के लिए वृद्धि एवं विकास के लिए जिन आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता होती है वे पोषण पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि जो भी चीज़ें हम लोग खाते हैं उसे पदार्थ बोल दी है। तो जिस भी चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग पोषण पदार्थ कहते हैं। जो दैनिक यानी रोज़ जो हम खाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी, तो ये सब चीज़ को हम लोग पदार्थ कहते हैं। पोषण पदार्थ के प्रकार। अब पोषण पदार्थ के क्या क्या प्रकार होते हैं? विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण एवं पानी। तो इस तरीके से ये प्रकार है। कौन कौन सा? विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण एवं पानी। ठीक है। पोषण की आवश्यकता उम्र व लिंग के अनुसार अलग अलग मात्रा में पौष्टिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। उम्र व लिंग यानी कि उम्र के हिसाब से हम लोग को वो किस तरीके से खाना चाहिए, और लिंग यानी कि जैसे भी लड़की लड़का या बच्चों किस तरीके से उनको एक पौष्टिक आहार लेना चाहिए, इसकी मात्रा आवश्यक होती है। ठीक है। फिर है अलग अलग उम्र में बच्चों, वयस्कों, गर्भवती महिला, धात्री माता, सामान्य स्त्री व पुरुष के लिए अलग अलग मात्रा में पोषण की आवश्यकता होती है। वयस्कों में कार्य के आधार पर पोषण की आवश्यकता अलग अलग होती है। यानी वयस्कों में यानी जो काम ज़्यादा करते हैं उनमें एक अलग अलग तरीके से
पोषण यानी उनको ज़्यादा पोषण लगता है। इस तरीके से बताया गया है। और वो बच्चों एवं वयस्क महिलाओं, गर्भवती महिलाओं, इन लोगों को किस तरीके से खान पान करना चाहिए, किस तरीके से आहार लेना चाहिए, ये बताया गया है किस मात्रा में। फिर पोषण की उपयोगिता, यानी कि पोषण जो हम लोग ये सारी चीज़ खाएंगे पिएंगे उसकी क्या उपयोगिता होती है हमारे शरीर में। किसी भी व्यक्ति सजीव की जैविक क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। आइए हम पोषण आवश्यकता के बारे में विस्तार से जानें। ठीक है, अब इसको हम लोग विस्तार से जानेंगे कि उपयोगिता क्या। ऊर्जा यानी हमारे शरीर में ताकत होना चाहिए, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, चल पाएंगे। और खाना ही नहीं खाएंगे तो हम लोग न चल पाएंगे ना ही कुछ काम कर पाएंगे, इसलिए हम लोग को ऊर्जा अति आवश्यक होता है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। शरीर के विभिन्न कार्य को संपूर्ण करने के लिए मुख्य रूप से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम जो भी भोजन लेते हैं उससे कुछ न कुछ मात्रा में ऊर्जा अवश्य प्राप्त होती है। इस तरह से हमारे शरीर सुचारू ढंग से चलने के लिए संतुलित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट व वसा से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे बताया गया है, देखो जैसे कि मैंने पहले बताया कि चलने के लिए, है ना, अब भाई खाएंगे पिएंगे हमारे शरीर में ताकत रहेगा तभी तो हम चल पाएंगे। तो ये इसमें बताया गया है, इसलिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। और इसमें ऊर्जा का जो ऊर्जा का मुख्य रूप क्या है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो अगर क्वेश्चन बने कि ऊर्जा का मुख्य रूप क्या होता है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट व वसा। ठीक है फ्रेंड, तो इसे याद रखना, ऊर्जा मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट व वसा से प्राप्त होता है ऊर्जा। ठीक है, ये अंडरलाइन। फिर शारीरिक मरम्मत भोजन शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कमी हो रहा है तो अगर हम उससे रिलेटेड भोजन करते हैं या हम भोजन ही करते हैं तो हमारे शरीर में जिस भी चीज़ की कमी हो रही है उसको वो पूर्ण करता है। इसको टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक है, इस तरीके से कहा गया है। इसके लिए मुख्य रूप से प्रोटीन, खनिज और लवण, विटामिन और मिनरल्स आवश्यक होते हैं। तो इसमें शरीर की मरम्मत के लिए क्या प्रमुख होता है? प्रोटीन, खनिज और लवण, यानी कि विटामिन और मिनरल्स। यानी कि मिनरल्स मतलब जो भी पदार्थ जल वाला होता है, पानी, इससे रिलेटेड जो इससे हम लोग पी सकते हैं तो वो कहा गया है। फिर है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि अगर हमारे शरीर में कुछ रोग आ रहा है या किसी भी तरीके का हम लोग बीमारी हो रहा है तो उसको रोकने के लिए हम ऐसा क्या खाएं जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बने। ठीक है, तो संतुलित भोजन लेने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। इस तरह से शरीर के अलग अलग कार्य को पूर्ण करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। तो देखो, अच्छे से खाओगे तभी आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा। ठीक है, जिससे कि कोई भी बीमारी आसानी से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोगों को संतुलित भोजन लेना जरूरी है। अब अगले देखते हैं इसमें क्या है। तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों को समझ आया ही होगा। अब यहाँ पे संतुलित आहार, जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए संतुलित आहार लेना है, ऐसा करके बताया गया। तो देखते हैं कि संतुलित आहार क्या क्या होता है। ऐसे आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक पोषक पदार्थ जैसे ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स एवं पानी समुचित मात्रा में उपलब्ध हो,
संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को वो समुचित मात्रा में उपलब्ध रहता है जिस भी भोजन में, वो हम लोग का संतुलित आहार कहलाता है। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए? ऊर्जा होना चाहिए संतुलित आहार के लिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल एवं पानी समुचित मात्रा में उपलब्ध हो संतुलित आहार कहलाता है। तो आप इस लाइन को ज़रूर अच्छे से पढ़ें, पूरा रट ले आप इसे कि संतुलित आहार। क्वेश्चन में आएगा कि संतुलित आहार में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, तो आप लोग अगर ये याद रहेगा तो क्वेश्चन अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, तो संतुलित आहार में क्या क्या ज़रूरी है? ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स एवं पानी, ये सारी चीज़ें संतुलित आहार है। ठीक है, फिर संतुलित आहार की उपलब्धता से शरीर की वृद्धि और विकास सही ढंग से पूर्ण होती है। अगर आप संतुलित आहार लोगे तभी आपका शरीर और आपका विकास अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, यानी कि आपकी हाइट अच्छे से बढ़ेगी, आपका शरीर अच्छे से रहेगा, ये बताया गया है। उसका विकास सही ढंग से होगा संतुलित आहार लेने से। संतुलित आहार को निम्नलिखित 6 समूह में बांटा गया है। तो देखते हैं वो 6 समूह क्या है जो संतुलित आहार को बांटा गया है। तो यहाँ पे पहले दिया है अनाज का समूह, फिर दाल व फलियों का समूह, फिर है हरी साग सब्जियों व फलों का समूह, अंडा व मांस मछली का समूह, फिर है दूध व दूध से बने उत्पाद, तेल, वसा व शर्करा का समूह। ठीक है, तो ये है 6 समूह। क्या क्या? अनाज का समूह, दाल व फलियों का समूह, हरी साग सब्जियों व फलों का समूह, अंडा व मांस मछली का समूह, दूध व दूध से बने उत्पाद, तेल, वसा व शर्करा का समूह। शर्करा मतलब शक्कर से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर देखते हैं कि अनाज से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती। तो अनाज का समूह में देखते हैं कि संतुलित आहार क्या क्या होता है। यहाँ पे दिया है सभी प्रकार के अनाज जैसे चावल, गेहूँ, सूजी, दलिया, सेवई, पोहा, बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी आदि शामिल होते हैं। इसी समूह से मिलेट्स को भी शामिल किया गया है। अब ये मिलेट्स क्या है ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो जो चीज़ें हैं मैं आपको बता रही हूँ फिर से। सभी प्रकार के अनाज, अब अनाज क्या क्या चीज़ें हैं? अनाज में तो चावल आता ही है, गेहूँ है, सूजी है, दलिया है, सेवई है, पोहा है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, रागी आदि शामिल होते हैं किसमें? अनाज में। ठीक, और ये सारी चीज़ें किसके लिए ज़रूरी है? संतुलित आहार के लिए। अगर आएगा कुछ क्वेश्चन कि संतुलित आहार के लिए क्या ज़रूरी है, और अगर इस तरीके से दिया रहे तो आपको अगर अनाज के ये सारे प्रकार याद है तो आप अच्छे से क्वेश्चन बना पाएंगे। फिर है दाल व फलियों का समूह, ये दलहन से रिलेटेड है। ठीक है, सभी प्रकार की दाल, चना, मटर, राजमा, सोयाबीन इस समूह के अंतर्गत शामिल होते हैं। यह मुख्य रूप से प्रोटीन प्रदान करने वाले समूह होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन हम लोग को ये सारी चीज़ों से मिलता है। तो फिर से देख लेते हैं, सभी प्रकार के दाल यानी किसी भी प्रकार का दाल हो, अरहर हो, चाहे मूंग हो, उड़द हो, ये लेकिन अरहर का दाल ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरीके से दाल आ गया इसमें। फिर इसमें चना भी है, चना को आप किसी भी रूप में खाए भिगा के खाए या फिर चना को आप सब्जियों में खाएं, तो इस तरीके से ये बताया गया है। चना दाल हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, राजमा, सोयाबीन इस समूह के अंतर्गत शामिल है। ठीक है,
फिर आगे देखते हैं हरी साग सब्जियों व फलों का समूह। अब हरी साग सब्जी में क्या क्या आते हैं, तो ये है इस समूह के अंतर्गत सभी पत्तेदार सब्जी, जितनी भी पत्तेदार सब्जी होती है। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि पत्तेदार सब्जी जो भी आपको पत्ता मतलब तो पता ही है, जो हरा दिखे या पत्ता गोभी तो सफ़ेद दिखता है थोड़ा, लेकिन यह पत्तेदार सब्जी अन्य सब्जियां व फल को शामिल किया जाता है। इस समूह में मुख्य रूप से खनिज व लवण, विटामिन व मिनरल्स की प्राप्ति होती है। तो पत्तेदार सब्जी खाने से हमें विटामिन व मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स मतलब उसमें जो भी नमी होता है, पानी होता है, उससे रिलेटेड। आप जब भी सब्जी बनाओगे तो देखना, जब सब्जी बनाते हैं तो उसमें पानी अपने आप आ जाता है, तो वो होगा मिनरल्स, ठीक है, क्योंकि वो तो पूरा पानी से ही रहता है, पानी को अवशोषित करके ही बना रहता है, ठीक है, इसलिए वो तरोताज़ा दिखता है। फिर है अंडा व मछली, मांस मछली का समूह, ये भी हम लोग की संतुलित आहार में आता है। तो इस समूह के अंतर्गत सभी मांसाहारी भोजन पदार्थ व अंडा को शामिल किया जाता है। इस समूह से मुख्य रूप से हमारे शरीर की प्रोटीन की आवश्यकता पूर्ण होती है, ठीक है, यानी कि जो भी हम लोग को प्रोटीन की कमी होती है वो हमको किससे मिलती है, अंडा व मांस मछली से। और अगर जो नॉनवेज नहीं खाता उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है ये दाल वाली चीज़ें खाना। ये यहाँ पे था दाल वाली चीज़, अगर आप दाल खा गए तो को जो प्रोटीन यहाँ से नहीं मिल रहा वो यहाँ से मिल जाएगा। अभी मैंने कुछ दिन पढ़ा था कि ये सारी चीज़ों से ज़्यादा अच्छा दाल, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो एक बार और देख लेते हैं। इस समूह के अंतर्गत सभी मांसाहारी भोजन पदार्थ व अंडा को शामिल किया जाता है। इस समूह से मुख्य रूप से हमारे शरीर की प्रोटीन की आवश्यकता पूर्ण होती है। तो मांसाहारी चीज़ें खाने से हमारे शरीर की प्रोटीन की आवश्यकता पूरी होती है, ठीक है। फिर है दूध व दूध से बने उत्पाद। तो देखते हैं दूध व दूध से बने उत्पाद क्या क्या हैं। इस समूह के अंतर्गत दूध व दूध से बनने वाले अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दही, मट्ठा, पनीर, खोआ, चीज़, छेना आदि, ये सारी चीज़ें तो दूध से ही बनती है। दूध तो दूध ही होता है। मट्ठा यानी कि छाछ बोलते हैं, और इसे और क्या बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और है पनीर, खोआ, चीज़, छेना आदि, जो भी दूध से रिलेटेड मिठाइयाँ होती हैं, ये सब भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। तो एक बार और फिर से देख लेते हैं। इस समूह के अंतर्गत दूध व दूध से बनने वाले अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दही, मट्ठा, पनीर, खोआ, चीज़, छेना आदि शामिल होते हैं। इस समूह से मुख्य रूप से कैल्शियम व प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तो जानते ही हैं आप सब लोग कि दूध पीने से कैल्शियम ठीक रहता है ना, कैल्शियम की कमी दूर होती है और इससे हम लोग को प्रोटीन भी प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसमें दूध व दूध से बनने वाली चीज़ों को खाने से हम लोगों को क्या मिलता है, हमारे शरीर में कैल्शियम व प्रोटीन प्राप्त होती है, ठीक है। क्या होता है, कैल्शियम और प्रोटीन प्राप्त होती है। फिर तेल, वसा व शर्करा का समूह। तो इस समूह के अंतर्गत तेल, घी, मक्खन, शक्कर व गुड़ आदि शामिल होते हैं। यह मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने वाला समूह होता है। तो ये ऊर्जा प्रदान करने वाला समूह होता है, लेकिन ये सब लोग को लिमिट से खाया जाता है, इसकी सही मात्रा में, तो हमें ऊर्जा का प्रदान होता है, ठीक है। देखते हैं। इस समूह के अंतर्गत तेल, घी,
मक्खन, शक्कर व गुड़ आदि शामिल होते हैं। यह मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने वाला समूह होता है। यदि हम एक पूर्ण भारतीय थाली की कल्पना करें तो वह बहुत हद तक संतुलित आहार की श्रेणी में आता है। रोटी, चावल, दाल, पत्तेदार सब्जी, अन्य सब्जी, सलाद, दही या छाछ। ठीक है, अब हम लोग इंडियंस लोग तो ये सारी चीज़ें खाते ही हैं। रोटी तो खाते ही हैं, चावल तो वो तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। दाल भी खाना हो जाता है। फिर ये पत्तेदार सब्जियाँ भी बहुत अच्छी लगती। तो ये हमारे इंडियन के हिसाब से हमारे इंडिया में तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल से सभी के घर में मिल जाती है और ये सारी चीज़ें तो हम लोग रोज़ ही खाते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या मिलता है? ऊर्जा। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रोकती हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा देर का बन गया है, आधे घंटे का। तो और बाकी जो है इससे रिलेटेड ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी क्योंकि अभी मैं सभी को तो बना नहीं पाऊँगी। तो आगे का वीडियो मैं आप लोगों को नेक्स्ट दे देती हूँ। तो थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, जैसे भी है मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट जैसा भी है मैं आप लोगों तक ला रही हूँ। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना और बाकी आगे का वीडियो देखना है तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, बाय।